यूपीएससी मेन 2024 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र लेक्चर 1 पहला प्रश्न एक ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईपू 1000 ईपू से उत्तर वैदिक काल 1000 ईपू 600 ईपू तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सामाजिक दृष्टि से प्रारंभिक ऋग्वैदिक समाज तुलनात्मक रूप से सरल, जनजातीय और समानता पर आधारित था। जाति व्यवस्था लचीली थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में यह कठोर होती गई और वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति और यज्ञों की प्रधानता बढ़ी, जिससे ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। आर्थिक क्षेत्र में ऋग्वैदिक काल मुख्यतः पशुपालन पर आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गया। लोहे के उपयोग से कृषि उपकरणों में सुधार हुआ, जिससे उत्पादन बढ़ा। स्थायी बस्तियों, नगरों और व्यापार की वृद्धि से अर्थव्यवस्था अधिक जटिल और समृद्ध हुई। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना अधिक वर्गीकृत और आर्थिक गतिविधियां अधिक विकसित हो गईं। अगला प्रश्न 2 दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। पल्लव राजवंश लगभग 4ठी से 9वीं शताब्दी ने कांचीपुरम को एक महान सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। कला के क्षेत्र में पल्लवों ने द्रविड़ शैली की वास्तुकला की नींव रखी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, मंडप और अर्जुन की तपस्या जैसे शिलाचित्र उत्कृष्ट उदाहरण हैं। नरेश महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन स्वयं विद्वान और कला प्रेमी थे। साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं को प्रोत्साहन मिला। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित संस्कृत नाटक मत्तविलास प्रहसन प्रसिद्ध है। तमिल भक्ति साहित्य, विशेषकर नायनारों और अलवारों की रचनाएं भी इसी काल में फली फूली। पल्लवों ने कला, स्थापत्य और साहित्य में जो नवीन प्रयोग किए, वे आगे चलकर चोलों और अन्य राजवंशों के लिए आधार बने। इस प्रकार उनका योगदान सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध और दीर्घकालिक रहा। अगला प्रश्न 3 वे कौन सी घटनाएं थीं जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई, जिसके पीछे कई प्रमुख घटनाएं थीं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भारत की अनुमति के बिना उसे युद्ध में झोंक दिया, जिससे असंतोष बढ़ा। क्रिप्स मिशन 1942 भी असफल रहा, क्योंकि उसने भारत को स्वतंत्रता की ठोस गारंटी नहीं दी। गांधीजी ने करो या मरो का नारा दिया और कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप देशव्यापी असंतोष और विद्रोह फैल गया। लाखों लोग जेल में डाले गए, संचार और प्रशासनिक व्यवस्थाएं बाधित हुईं। यद्यपि आंदोलन को कठोरता से कुचल दिया गया, फिर भी इससे ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि भारत में अब शासन बनाए रखना संभव नहीं। इसने अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। भारत छोड़ो आंदोलन ने जनमानस में स्वतंत्रता की भावना को निर्णायक रूप से सशक्त किया। अगला प्रश्न 4 समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है? यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि का अर्थ है महासागरों की सतह पर स्थित जल का औसत तापमान बढ़ना। यह वृद्धि मुख्यतः वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण होती है, जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से प्रेरित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण में गर्म समुद्री सतह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब समुद्री सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो पानी वाष्पित होकर वायुमंडल में पहुंचता है
जिससे ऊर्जा मिलती है और निम्न दबाव क्षेत्र बनता है। यह ऊर्जा चक्रवात को जन्म देती है और उसकी तीव्रता को बढ़ाती है। समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि के कारण चक्रवात अधिक तीव्र, दीर्घकालिक और व्यापक विनाशकारी होते जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों में बाढ़, तेज हवाएं और जानमाल की हानि की आशंका बढ़ जाती है। अतः यह एक गंभीर जलवायु चुनौती बनती जा रही है। अगला प्रश्न, 5 छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बड़े शहर छोटे शहरों की तुलना में अधिक प्रवासियों को इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि वहां रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन शैली की अधिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में अक्सर आधारभूत सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, कृषि संकट और जीवन की असुरक्षा होती है। बड़े शहर औद्योगिक, व्यावसायिक और सेवा क्षेत्र के केंद्र होते हैं, जहां श्रमिकों, पेशेवरों और कुशल कार्यकर्ताओं के लिए अधिक अवसर होते हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन, संचार और आधुनिक जीवन शैली की उपलब्धता भी लोगों को आकर्षित करती है। हालांकि यह प्रवास शहरीकरण को बढ़ावा देता है, परंतु इससे झुग्गी झोपड़ियों की संख्या, प्रदूषण, भीड़भाड़ और आधारभूत ढांचे पर दबाव भी बढ़ता है। विकासशील देशों में असमान विकास और ग्रामीण शहरी अंतर प्रवास की मुख्य वजह हैं। इसलिए संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता है, जिससे प्रवास का दबाव कम हो सके। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6. बादल फटने की परिघटना क्या है? व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बादल फटने, क्लाउडबर्स्ट, की परिघटना एक अत्यधिक तीव्र वर्षा की स्थिति है, जिसमें बहुत कम समय में सीमित क्षेत्र में भारी मात्रा में वर्षा होती है। सामान्यतः यह घटना पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसमें प्रति घंटे 100 मिमी या उससे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। यह तब होती है जब गर्म, नम वायु ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से टकराकर तीव्र गति से ऊपर उठती है और घनीभूत होकर अत्यधिक वर्षा के रूप में गिरती है। बादल फटने से अचानक बाढ़, भूस्खलन और भारी जनधन की हानि हो सकती है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण ऐसी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है, इसलिए इससे प्रभावित क्षेत्रों के लिए सतर्कता और आपदा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था आवश्यक है। यह परिघटना तीव्र और विनाशकारी होती है। अगला प्रश्न। 7. जनसांख्यिकीय शीत, डेमोग्राफिक विंटर, की अवधारणा क्या है? क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है? विस्तार से बताइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। जनसांख्यिकीय शीत, डेमोग्राफिक विंटर, वह अवधारणा है जिसमें किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या वृद्ध होने लगती है और जन्म दर में निरंतर गिरावट आती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्रजनन दर 2.1 की प्रतिस्थापन दर से नीचे गिर जाती है, जिससे जनसंख्या घटने लगती है और कामकाजी उम्र की जनसंख्या में कमी आती है। विश्व के कई विकसित देश जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, इटली और जर्मनी पहले से ही इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। अब कई विकासशील देश भी इस ओर बढ़ रहे हैं। आर्थिक विकास, शहरीकरण, महिलाओं की शिक्षा और करियर प्राथमिकताएं, विवाह में देरी और जीवन शैली में बदलाव इसके प्रमुख कारण हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो वैश्विक स्तर पर श्रम बल की कमी, वृद्धों की देखभाल में बोझ और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर दबाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। अतः यह एक गंभीर सामाजिक आर्थिक चुनौती बनती जा रही है। अगला प्रश्न। 8. लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए।
इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर, संसाधन, अधिकार और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में समानता की बात करता है। लैंगिक निष्पक्षता, जेंडर इक्विटी, वह प्रक्रिया है जो असमानताओं को ध्यान में रखते हुए उचित संसाधन, समर्थन और अवसर प्रदान करती है, ताकि सभी को समान स्थिति तक पहुंचने का अवसर मिल सके। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने की क्षमता और स्वतंत्रता देना, जिससे वे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। कार्यक्रमों की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकार शामिल करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि नीतियां समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और कमजोर समूहों, की वास्तविक आवश्यकताओं को संबोधित कर सकें। इससे सामाजिक न्याय, समावेशन और सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न 9। समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर्धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है। विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में समान सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाहों में कुछ हद तक वृद्धि देखी गई है, लेकिन अंतर्धार्मिक विवाहों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। अंतर्जातीय विवाहों में वृद्धि के कारण शहरीकरण और शिक्षा। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता के कारण जातिवाद की भावना में कमी आई है, जिससे अंतर्जातीय विवाहों की संख्या बढ़ी है। उदाहरण के लिए, उज्जैन में 2023 से 24 में 129 अंतर्जातीय विवाह हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना है। सरकारी प्रोत्साहन। कुछ राज्यों में अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के बीच विवाह करने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अंतर्धार्मिक विवाहों में कमी के कारण धार्मिक पहचान और परंपराएं। धर्म भारतीय समाज में गहरी पहचान का हिस्सा है और धार्मिक परंपराएं अंतर्धार्मिक विवाहों को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। सामाजिक अस्वीकृति। अंतर्धार्मिक विवाहों को लेकर पारिवारिक और सामाजिक दबाव अधिक होता है, जिससे ऐसे विवाहों की संख्या कम रहती है। कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएं। हालांकि विशेष विवाह अधिनियम अंतर्धार्मिक विवाहों की सुविधा देता है, लेकिन कानूनी प्रक्रियाएं और सामाजिक अस्वीकृति अवरोध उत्पन्न करती हैं। निष्कर्ष। हालांकि समान सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाहों में वृद्धि हुई है, लेकिन अंतर्धार्मिक विवाहों में सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी बाधाएं बनी हुई हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और कानूनी सुधार आवश्यक हैं। अगला प्रश्न 10। विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्र के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों जैसे गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और लैंगिक असमानता से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओज और निजी क्षेत्र के बीच त्रिस्तरीय सहयोग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सरकार नीति निर्माण, वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करती है। एनजीओ जमीनी स्तर पर काम करते हुए समुदायों तक पहुंच बनाते हैं और सामाजिक जागरूकता बढ़ाते हैं। वहीं निजी क्षेत्र वित्तीय निवेश, तकनीकी नवाचार और दक्षता लाने में योगदान देता है। उदाहरणस्वरूप, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में स्कूल, अस्पताल और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जा सकती है, जिसमें सरकार नीति व संसाधन देती है, एनजीओ संचालन में सहायता करते हैं और निजी क्षेत्र प्रबंधन व तकनीकी दक्षता लाता है। इस प्रकार साझा दृष्टिकोण, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ किया गया यह सहयोग सतत और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगला प्रश्न 11। हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है।
चोल साम्राज्य 9वीं से 13वीं शताब्दी दक्षिण भारत के सबसे महान और समृद्ध राजवंशों में से एक था। उनके शासकों ने कला, वास्तुकला, धर्म और प्रशासन में अत्यधिक उत्कृष्टता प्राप्त की, जो आज भी उनकी धरोहर के रूप में जीवित हैं। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में चोलों का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। चोल शासकों, विशेष रूप से राजेंद्र चोल और राजराज चोल, ने भव्य मंदिरों का निर्माण किया, जो दक्षिण भारत की वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण हैं। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, जिसे राजराज चोल ने बनवाया था, एक अद्वितीय वास्तुशिल्प उपलब्धि है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। इसकी विशाल गुंबद, सुंदर नक्काशी और शानदार संरचना को आज भी प्रेरणा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा चोलों ने मंदिरों की दीवारों पर अद्भुत चित्रकला और मूर्तिकला के कार्य किए, जो हिंदू धर्म और संस्कृति की गहरी समझ को दर्शाते हैं। चोल साम्राज्य ने समुद्री व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनका व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। उन्होंने कंबोडिया, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी अपने प्रभाव का विस्तार किया। हालांकि आज चोल साम्राज्य का अस्तित्व नहीं है, उनकी कला, संस्कृति और वास्तुकला की धरोहर आज भी जीवित है। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण वे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनके योगदान पर गर्व किया जाता है। अगला प्रश्न 12। यह कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 को शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए लड़ा गया। यह दृष्टिकोण कुछ हद तक सही है, लेकिन इसमें अन्य कारण भी समाहित हैं जो इस युद्ध की जटिलता को समझने में मदद करते हैं। शक्ति संतुलन के संदर्भ में यह युद्ध यूरोप के प्रमुख साम्राज्यवादी राष्ट्रों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य के बीच शक्ति और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। इन देशों के बीच एक सूक्ष्म संतुलन था और प्रत्येक देश अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार था। जर्मनी ने अपनी सैन्य शक्ति और औद्योगिक विकास से यूरोपीय शक्ति संतुलन को चुनौती दी, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया देनी पड़ी। सैन्य गठबंधनों का निर्माण, जैसे ट्रिपल एंटेंट, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, इटली, ने युद्ध की संभावना को और बढ़ा दिया। किसी एक देश के खिलाफ आक्रमण ने पूरे गठबंधन को युद्ध में घसीट लिया। हालांकि शक्ति संतुलन एक कारण था, लेकिन राष्ट्रीयतावाद, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, संप्रभुता का संघर्ष और मिलिट्री तात्कालिकता जैसे अन्य कारण भी युद्ध को प्रेरित करने में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक थे। इस प्रकार यह कहना कि युद्ध केवल शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था, पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। यह युद्ध कई जटिल राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों का परिणाम था। अगला प्रश्न 13। भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के हास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थी? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के हासन, नष्ट होने के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति एक महत्वपूर्ण कारक थी। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के अंत में ने इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिससे वस्त्र उद्योग और अन्य उत्पादों की लागत में कमी आई और उनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ। इसका प्रभाव भारत जैसे उपनिवेश पर भी पड़ा, जहां हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों की प्रगति हुई थी। औद्योगिक क्रांति और भारत का हस्तशिल्प उद्योग। इंग्लैंड में मशीनों द्वारा उत्पादन की तेजी और सस्ते उत्पादों ने भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ दिया। भारत के कारीगरों द्वारा निर्मित वस्त्र, कागज, धातु और अन्य सामग्री महंगे और गुणवत्ता में कम थे, जब ब्रिटिश उत्पाद सस्ते और अधिक टिकाऊ थे। उदाहरणस्वरूप, भारत के प्रसिद्ध कालीन, सूती वस्त्र और कढ़ाई पर ब्रिटिश मिलों द्वारा तैयार सस्ते कपड़े और वस्त्रों ने भारतीय बाजार को प्रभावित किया। औपनिवेशिक नीति का प्रभाव।
ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए भारत को एक उपभोक्ता बाजार में बदल दिया। उन्होंने भारत से कच्चे माल का निर्यात किया और उसे स्वयं अपने कारखानों में उत्पादित कर सस्ते दरों पर बेचने लगे। इस नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को मंदी में डाल दिया, क्योंकि भारतीय कारीगरों के उत्पाद विदेशी सस्ते माल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को अत्यधिक प्रभावित किया, जिससे उनका अवनति और अंत हुआ। अगला प्रश्न 14 गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है। यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ की कृषि प्रणाली मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर है। गंगा नदी और इसके आसपास की नदियां भारतीय कृषि के लिए जल स्रोत प्रदान करती हैं, लेकिन भूजल का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी स्तर में गिरावट आ रही है। भूजल क्षमता में गिरावट के प्रभाव। एक, सिंचाई की समस्या। गंगा घाटी में अधिकांश खेतों की सिंचाई भूजल से होती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां नदियों से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। जब भूजल स्तर गिरता है तो किसान अधिक गहरे कुओं से पानी खींचने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे सिंचाई की लागत बढ़ जाती है और जल स्रोत सीमित हो जाते हैं। इससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 2, खाद्य उत्पादन में कमी। जल संकट के कारण कृषि भूमि की उत्पादकता में कमी हो सकती है, विशेष रूप से धान, गेहूं, गन्ना और अन्य जल आधारित फसलों के लिए। इससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, जो खाद्य सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। 3, आर्थिक संकट। भूजल की कमी से किसानों का आर्थिक बोझ बढ़ेगा। कृषि संकट की स्थिति में किसानों की आय में कमी आ सकती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। इस प्रकार गंगा घाटी में भूजल क्षमता में गिरावट का प्रभाव केवल जल संकट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत की खाद्य सुरक्षा, किसानों की जीवनयापन और देश की समृद्धि पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। इसे हल करने के लिए जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और सस्टेनेबल कृषि तकनीकों की आवश्यकता है। अगला प्रश्न 15, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियालिस क्या है? ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियालिस दोनों ही आकाशीय प्रकाश की प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सूर्य से आए कणों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। इन घटनाओं को नॉर्दर्न लाइट्स और साउथर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में देखी जाती हैं। एक, ऑरोरा बोरियालिस, नॉर्दर्न लाइट्स, यह उत्तरी गोलार्ध में, विशेषकर आर्कटिक क्षेत्रों में, देखने को मिलती है। यह घटना तब होती है जब सूरज से निकलने वाली उच्च ऊर्जा वाली कणें, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित गैसों, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं से टकराते हैं, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और यह चमकदार रंगों के रूप में प्रदर्शित होता है, जो हरा, लाल, नीला और बैंगनी हो सकते हैं। 2, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, सदर्न लाइट्स, यह घटना दक्षिणी गोलार्ध में, विशेषकर अंटार्कटिका और दक्षिणी सागर क्षेत्रों में होती है। इसका निर्माण भी ठीक वैसा ही होता है जैसे ऑरोरा बोरियालिस का, केवल यह दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के पास होता है। उत्प्रेरणा। ऑरोरा का उत्पन्न होना सूर्य की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। जब सूर्य में गतिविधि, जैसे सौर भंवर या सौर तूफान, होती है, तो यह सौर हवाओं के रूप में बड़ी संख्या में कणों को पृथ्वी की दिशा में भेजता है। जब ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो वे वायुमंडल के गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे रोशनी का यह अद्भुत नजारा उत्पन्न होता है। इस प्रकार ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस सूर्य की कणों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर वायुमंडल के गैसों से टकराने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न
16 ट्विस्टर क्या है? मेक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर ट्विस्टर क्यों देखे जाते हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। ट्विस्टर एक प्रकार का हिंसक और घूमते हुए तूफान होता है, जिसे टॉर्नेडो भी कहा जाता है। यह एक घने, संकुचित और तेज हवा की धार होती है, जो पृथ्वी की सतह से लेकर बादल तक पहुंचती है। ट्विस्टर सामान्यतः बवंडर के रूप में दिखाई देते हैं और इनमें हवा की गति इतनी तेज होती है कि ये अपनी राह में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर सकते हैं। इनकी गति 300 मील प्रति घंटे 480 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मेक्सिको की खाड़ी के आसपास ट्विस्टर क्यों अधिक होते हैं? मेक्सिको की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में ट्विस्टर, टॉर्नेडो अधिक देखे जाते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र विशेष रूप से ट्रॉपिकल साइक्लोन और हट सेल्फ, गर्म और ठंडी हवा के टकराने जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यह क्षेत्र गर्म और नमी से भरे महासागर से घिरा हुआ है, जो चक्रवात और तूफान के लिए आदर्श परिस्थितियां उत्पन्न करता है। यहाँ गर्म समुद्री हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा से टकराती है, जिससे शक्तिशाली आंतरिक घूर्णन और तेज हवाएं उत्पन्न होती हैं। इसके परिणामस्वरूप ट्विस्टर का निर्माण होता है। इसके अलावा मेक्सिको की खाड़ी के पास के क्षेत्रों में वायुमंडलीय अस्थिरता, विशेष रूप से गर्मियों में, टॉर्नेडो के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करती हैं। इन क्षेत्रों में गर्म, नम हवाएं और शुष्क, ठंडी हवाएं मिलकर उच्च गति वाली घूमती हुई हवाओं को जन्म देती हैं, जो ट्विस्टर का रूप ले लेती हैं। इसलिए मेक्सिको की खाड़ी के आसपास का भौगोलिक और मौसमीय परिवेश ट्विस्टर के अधिक निर्माण का कारण है। अगला प्रश्न 17 क्षेत्रीय असमानता क्या है? यह विविधता से किस प्रकार भिन्न है? भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। क्षेत्रीय असमानता, रीजनल इनइक्वालिटी, का अर्थ है किसी देश या राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाओं के वितरण में अंतर। यह असमानता विकास, आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बुनियादी ढांचा आदि में देखी जाती है। कुछ क्षेत्र तेजी से विकसित होते हैं, जबकि अन्य पिछड़े रहते हैं, जिससे गरीब और अमीर क्षेत्रों के बीच अंतर बढ़ता है। विविधता, डाइवर्सिटी, का अर्थ है विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, जातियों, धर्मों और सामाजिक समूहों का सह-अस्तित्व। विविधता एक सांस्कृतिक या सामाजिक अवधारणा है, जबकि क्षेत्रीय असमानता एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है। जबकि विविधता विभिन्न पहचान, परंपराओं और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को स्वीकार करती है, क्षेत्रीय असमानता तब होती है जब एक क्षेत्र के पास अधिक संसाधन होते हैं, जबकि दूसरे क्षेत्र में इनका अभाव होता है। भारत में क्षेत्रीय असमानता। भारत में क्षेत्रीय असमानता एक गंभीर समस्या है। देश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक ने तेजी से आर्थिक विकास देखा है, जबकि उत्तर पूर्वी और कुछ पूर्वी राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा पिछड़े हुए हैं। इसका प्रभाव: एक, आर्थिक असमानता, धनी राज्य और गरीब राज्य के बीच आय का अंतर बढ़ता जा रहा है। 2, सामाजिक असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में भी भेदभाव है, जिससे समाज में असंतोष पैदा होता है। 3, राजनीतिक प्रभाव, यह क्षेत्रीय असमानता राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय भावनाओं को जन्म देती है। इसलिए भारत में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए विकास योजनाओं में समान वितरण, निवेश और संसाधनों का न्याय संगत आवंटन आवश्यक है। अगला प्रश्न 18, समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में संविधान ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 जो वंचित और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसके साथ ही सकारात्मक कार्रवाई, अफर्मेटिव एक्शन,
के तहत अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति सेंट और अन्य पिछड़े वर्गों OBC को शिक्षा, नौकरी और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। हालांकि इन नीतियों के बावजूद कई वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। कारण 1. संसाधनों और अवसरों की कमी। सकारात्मक कार्रवाई का लाभ मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र में ही देखा जा सकता है, जबकि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वंचित वर्गों को पर्याप्त संसाधन नहीं मिलते हैं, जिससे वे आरक्षण का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। 2. सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव। समाज में अब भी जातिवाद और भेदभाव की मानसिकता बनी हुई है, जिससे आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को समाज में समानता का अनुभव नहीं हो पाता। 3. विकास और सूचना की कमी। वंचित वर्गों के पास सूचना, मार्गदर्शन और अन्य संसाधनों की कमी होती है, जिससे वे सरकारी योजनाओं और अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। 4. राजनीतिक दृष्टिकोण। कई बार आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीतियां राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे इनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता। निष्कर्ष। हालांकि भारत में संविधान द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से वंचित वर्गों के लिए कई अवसर प्रदान किए गए हैं, फिर भी नीतियों का उचित क्रियान्वयन और संसाधनों की समान उपलब्धता की कमी से इन वर्गों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। इसे दूर करने के लिए नीति निर्माताओं को सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं का प्रभावी और न्यायसंगत क्रियान्वयन हो, ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सकें। अगला प्रश्न। 19. वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल, युवा एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। वैश्वीकरण के कारण शहरीकरण और आर्थिक अवसरों का विस्तार हुआ है, जिससे विशेष रूप से कुशल, युवा और अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि देखी जा रही है। यह प्रवृत्ति उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परिवार के साथ संबंधों पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभाव। 1. स्वतंत्रता का अनुभव। शहरी प्रवास ने महिलाओं को अपनी जीवन शैली और करियर के विकल्पों में अधिक स्वतंत्रता प्रदान की है। अब वे अपनी शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत निर्णयों में स्वतंत्रता महसूस करती हैं। उनके पास अपनी पहचान बनाने और अपनी पसंद के जीवन जीने का अवसर है। 2. आर्थिक स्वतंत्रता। वैश्वीकरण के तहत बढ़े हुए रोजगार अवसरों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया है। अब वे आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम हैं और अपने भविष्य को स्वयं निर्धारित कर सकती हैं। परिवार के साथ संबंधों पर प्रभाव। 1. पारिवारिक संबंधों में दूरी। शहरी प्रवास के कारण महिलाएं अपने परिवारों से शारीरिक और मानसिक रूप से दूर हो जाती हैं। यह दूरी पारिवारिक संबंधों में तनाव और अलगाव का कारण बन सकती है, खासकर जब परिवार परंपरागत रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2. संस्कारों और परंपराओं से विचलन। शहरी जीवन की स्वतंत्रता ने महिलाओं को पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों से बाहर जाने का अवसर दिया है, जिससे वे अपने पारिवारिक और सामुदायिक मूल्यों से कुछ हद तक दूर हो सकती हैं। इससे कभी कभी पारिवारिक अपेक्षाएं और दबाव बढ़ सकते हैं। 3. नई सामाजिक संरचनाएं। शहरी प्रवास ने महिलाओं को एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना में डाल दिया है, जहां वे अन्य पेशेवरों और समान सोच वाले व्यक्तियों से मिलती हैं। यह उनके सामाजिक दायरे और संबंधों को विविधता प्रदान करता है। निष्कर्ष। वैश्वीकरण ने महिलाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ ही पारिवारिक रिश्तों में कुछ हद तक दूरी और सामाजिक परिवर्तनों का सामना भी करना पड़ा है। यह एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को जन्म देता है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक संबंधों दोनों को महत्व दिया जाए। अगला प्रश्न। 20. इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा सहसंबंध है। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है।
यह कहना कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा सहसंबंध है, एक सटीक और विचारणीय दृष्टिकोण है, लेकिन इसे आलोचनात्मक दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के सहसंबंध। भारत में विभिन्न जातियां, धर्म, भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैली पाई जाती हैं, जो इसे सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक विविध बनाती हैं। इस विविधता के बावजूद इन समूहों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानताएं भी देखने को मिलती हैं। जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और क्षेत्रीय असमानताएं अक्सर समाज में आर्थिक रूप से वंचित वर्गों का निर्माण करती हैं। उदाहरण स्वरूप, अनुसूचित जातियां, एससी, अनुसूचित जनजातियां, सेंट और अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी, अक्सर सामाजिक आर्थिक दृष्टि से हाशिए पर होते हैं, क्योंकि वे पारंपरिक रूप से शोषण और असमान अवसरों का शिकार रहे हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण। 1. सांस्कृतिक विविधता के सकारात्मक पहलू। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक पहलू यह भी है कि यह सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं के बीच संवाद और सहिष्णुता ने कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव उत्पन्न किया है। 2. संवेदनशीलता और असमानता। दूसरी ओर, सांस्कृतिक विविधता को एक संवेदनशीलता के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो विभिन्न समूहों के बीच आर्थिक असमानताएं बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाली सांस्कृतिक प्रवृत्तियां अक्सर शोषण की स्थितियां उत्पन्न करती हैं, जिससे सामाजिक आर्थिक सीमांतता का विस्तार होता है। 3. समाज की एकजुटता की कमी। सांस्कृतिक विविधता ने कभी-कभी एकजुटता की कमी और सामाजिक संघर्ष को जन्म दिया है, जो कि आर्थिक समानता की दिशा में एक बड़ी बाधा बन सकता है। निष्कर्ष। भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा सहसंबंध स्पष्ट रूप से मौजूद है, लेकिन यह एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। जबकि सांस्कृतिक विविधता सकारात्मक बदलाव का अवसर प्रदान करती है, इसके साथ ही यह असमानताएं और संघर्ष भी उत्पन्न कर सकती है। इससे निपटने के लिए सशक्त सामाजिक न्याय, समान अवसर और संवेदनशील नीति की आवश्यकता है, ताकि सांस्कृतिक विविधता का सकारात्मक रूप से उपयोग किया जा सके।